एक छोटा सा बालक था और बहुत गरीबी का जीवन था उसके परिवार का। तो उस छोटे से बालक के द्वार पर कोई भिखारी कुछ मांगने के लिए आया। इतनी गरीबी की हालत थी कि बालक कुछ भी नहीं दे सकता था। तो वो अपनी माँ के पास पहुंचा और कहा कि द्वार पर कोई आया है और कुछ देना है। तो उसकी माँ ने कहा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है सिवाय कंगन के। तो उसने अपने कंगन निकाले और कहा कि इनको देकर आ जाओ। तो बालक थोड़ा सहमा और कहा कि अगर ये कंगन आपने दिए तो फिर आप क्या पहनेंगी। तो उसने कहा कि तुम ऐसा करो, अब तो ये कंगन दे आओ और जब तुम कमाने लगो तो ये कंगन मुझे वापस कर देना। तो कुछ समय बाद बच्चा बड़ा हुआ और पढ़ने में बहुत तीव्र बुद्धि और बहुत अच्छा, और कुछ समय बाद उसकी नौकरी लगी। तो वो अपनी मां के पास आया कंगन लेकर और कहा कि ये कंगन आपको देना चाहता हूं। ये वही कंगन है जो आपने कहा था कि जब कमाने लगो तब मुझे वापस लौटा देना, तो इसलिए मैं ये देने आया हूं। तो उस बच्चे की मां ने, बच्चा बड़ा हो गया था, तो उसकी मां ने कहा कि इन कंगन की मुझे कोई जरूरत नहीं है, ये कंगन किसी गरीब को देना, और जिस दिन तुम्हारी इतनी सामर्थ्य हो जाए कि तुम गरीबों के लिए कुछ कर पाओ तो उस दिन मेरी वो कही हुई बात सार्थक होगी, ये बात उस दिन सार्थक होगी। तो इस बच्चे ने आगे चलकर बहुत कुछ, विद्या में बहुत नाम कमाया, एजुकेशन बहुत प्राप्त की और नौकरी भी की, और इतनी एजुकेशन प्राप्त की कि लोग इन्हें विद्यासागर नाम से ही जानने लगे और इनका नाम आगे चलकर पड़ा ईश्वर चंद विद्यासागर। आगे चलकर इनका नाम हुआ ईश्वर चंद विद्यासागर। आप जानते होंगे, आपने ये नाम सुना होगा, ईश्वर चंद विद्यासागर। तो एक छोटी सी इस घटना ने उन्हें इतना महान बना दिया। इसलिए इन घटनाओं से आदमी के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। इसलिए परिवार में किस प्रकार की स्थिति है, ये छोटी छोटी घटनाएं तय करती हैं कि आपका व्यक्तित्व कैसा बनेगा। बहुत डिग्रियां अर्जित की, बहुत ज्यादा विद्या अध्ययन किया और बहुत ही ज्यादा नॉलेज उनको प्राप्त हुई, और इसीलिए इनका नाम विद्यासागर हुआ। फिर तो ईश्वर चंद विद्यासागर रामकृष्ण परमहंस के पास जाया करते थे, उनसे इनकी विशेष मुलाकात होती थी रामकृष्ण परमहंस के साथ। तो आज जो प्रसंग शुरू हो रहा है वो श्री रामकृष्ण और ईश्वर चंद विद्यासागर, इन दोनों के विषय का ही है। तो अब आज का रामकृष्ण वचनामृत से ये पाठ, श्री रामकृष्ण तथा ईश्वर चंद विद्यासागर और श्री रामकृष्ण वचनामृत का पाठ। आज शनिवार है, श्रावण कृष्णा षष्ठी, 5 अगस्त 1882 ईस्वी, दिन के 4 बजे होंगे। श्री रामकृष्ण किराए की गाड़ी पर कलकत्ते के रास्ते वादुड़ बागान की तरफ जा रहे हैं। भवनाथ, हाजरा और मास्टर साथ में हैं। आप पंडित ईश्वरचंद विद्यासागर के घर जाएंगे। श्री रामकृष्ण की जन्मभूमि जिला हुगली के अंतर्गत कामारपुकुर गांव है, जो पंडित विद्यासागर की जन्मभूमि वीर सिंह गांव के पास है। श्री रामकृष्ण देव बाल्यकाल से ही विद्यासागर की दया की चर्चा सुनते आए हैं। दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में प्राय उनके पांडित्य और दया की बातें सुना करते हैं। यह सुनकर कि मास्टर विद्यासागर के स्कूल में पढ़ाते हैं, आपने उनसे पूछा, क्या मुझे विद्यासागर के पास ले चलोगे? मुझे उन्हें देखने की बड़ी इच्छा होती है। मास्टर महोदय ने जब विद्यासागर से यह बात कही तो उन्होंने हर्ष के साथ किसी शनिवार को 4 बजे उन्हें साथ लाने को कहा। केवल यही पूछा, कैसे परमहंस हैं? क्या वे गेरवे कपड़े पहनते हैं? मास्टर महोदय ने कहा, जी नहीं, वे एक अद्भुत पुरुष हैं। लाल किनारीदार धोती पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं, पॉलिश किए हुए स्लीपर पहनते हैं। रानी रासमणि के काली मंदिर की एक कोठरी में रहते हैं।
जिसमें एक तख्त है और उस पर बिस्तर और मच्छरदानी। उस बिस्तर पर लेटते हैं। कोई बाहरी भेष तो नहीं है, पर सिवाय ईश्वर के और कुछ नहीं जानते। अहर्निश उन्हीं का चिंतन किया करते हैं। गाड़ी दक्षिणेश्वर काली मंदिर से चलकर श्याम बाजार होते हुए अब अमहर्स्ट स्ट्रीट में आई है। भक्त लोग कह रहे हैं कि अब बादुड़ बागान के पास आई है। श्री रामकृष्ण बालक की भांति आनंद से बातचीत करते हुए आ रहे हैं। अमहर्स्ट स्ट्रीट में आकर एकाएक उनका भावांतर हुआ, मानो ईश्वर आवेश होना चाहता है। गाड़ी राम मोहन राय के बाग की बगल से आ रही है। मास्टर ने श्री रामकृष्ण का भावांतर नहीं देखा, झट कह दिया, यह राम मोहन राय का बाग है। श्री रामकृष्ण नाराज हुए, कहा, अब ये बातें अच्छी नहीं लगती, आप भावाविष्ट हो रहे हैं। विद्यासागर के मकान के सामने गाड़ी खड़ी हुई। मकान 2 मंजिला है, साहबी ढंग से सजा हुआ है। मकान के चारों ओर खुली जगह है जो दीवार से घिरी हुई है। मकान के पश्चिम की ओर फाटक है। आंगन में बीच बीच में पुष्प वृक्ष लगे हुए हैं। नीचे पश्चिम वाले कमरे में ऊपर चढ़ने के लिए जीना है। विद्यासागर ऊपर रहते हैं। जीने से चढ़कर ऊपर जाते ही उत्तर की ओर एक कमरा है। उसके पूर्व की ओर एक हॉल है। हॉल के दक्षिण पूर्व वाले कमरे में विद्यासागर सोया करते हैं। दक्षिण की ओर और एक कमरा है। ये सारे कमरे कीमती पुस्तकों से भरे हुए हैं। पुस्तकों पर सुंदर जिल्द लगवाकर उन्हें अच्छी तरह सजाकर रखा गया है। हॉल के पूर्व की ओर मेज और कुर्सी है। यहीं बैठकर विद्यासागर काम किया करते हैं। जो लोग उनसे मिलने आते हैं वे मेज के तीनों ओर रखी हुई कुर्सियों पर बैठा करते हैं। मेज पर कागज, कलम, स्याही आदि लिखने की वस्तुएं, बहुत सी चिट्ठियां और कुछ पुस्तकें रखी हुई हैं। इस मेज के दक्षिण दिशा के कमरे में एक छोटा बिछौना है। यहीं पर आप शयन करते हैं। मेज पर 2 चिट्ठियां रखी हुई हैं। उनमें क्या लिखा है? शायद किसी विधवा ने लिखा है, मेरा नाबालिग बच्चा अनाथ है, उसकी ओर देखने वाला कोई नहीं, आप ही को उसकी ओर देखना होगा। किसी ने लिखा है, आप कहीं चले गए थे, इसलिए हमें इस माह का पैसा समय पर नहीं मिला, बड़ी तकलीफ हुई। किसी गरीब छात्र ने लिखा है, आपके स्कूल में निःशुल्क भर्ती तो हो गया हूं, पर मुझ में पुस्तकें खरीदने की भी सामर्थ्य नहीं है। किसी ने लिखा है, मेरे परिवार के लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है, मुझे एक नौकरी लगवा देनी होगी। उनके स्कूल के किसी शिक्षक ने लिखा है, मेरी बहन विधवा हो गई है, उसका सारा भार मुझ पर आ पड़ा है, इतनी तनख्वाह में मेरा गुजार नहीं हो पाएगा। शायद किसी ने विलायत से पत्र लिखा है, मैं यहाँ विपत्ति में पड़ा हूँ, आप दीन बंधु हैं, कुछ मदद भेजकर इस संकट से मेरी रक्षा करें। किसी ने लिखा है, अमुक तारीख को हमारे फैसले का दिन निश्चित हुआ है, उस दिन आप आकर हमारा झगड़ा मिटा दें। श्री रामकृष्ण देव गाड़ी से उतरे। मास्टर राह बताते हुए आपको मकान के भीतर ले जा रहे हैं। आंगन में फूलों के पेड़ हैं। उनके बीच में से जाते हुए श्री रामकृष्ण बालक की तरह बटन में हाथ लगाकर मास्टर से पूछ रहे हैं, कुर्ते के बटन खुले हुए हैं, इसमें कुछ हानि तो न होगी? बदन पर एक सूती कुर्ता है और लाल किनारे की धोती पहने हुए हैं, जिसका एक छोर एक कंधे पर पड़ा हुआ है, पैरों में स्लीपर है। मास्टर ने कहा, आप इस सब के लिए चिंता न करें, आपको कहीं कुछ भी त्रुटि न होगी, आपको बटन नहीं लगाना पड़ेगा। समझाने पर लड़का जैसे शांत हो जाता है, आप भी वैसे शांत हो गए। शेष अगले सप्ताह। धन्यवाद।